गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के प्राइम फाउंडेशन इंग्लिश के बैच में। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है दोस्तों, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। इवन इसके बिना आप कोई एक सेंटेंस भी नहीं बना सकते, है ना। दैट इज वर्ब, ऑफ कोर्स। सो वर्ब एक बहुत ही स्पेशल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसको हम पढ़ेंगे आज और बिल्कुल बेसिक से इसके बारे में जानेंगे। वर्ब की टोटल 3 क्लासेस आपको कराऊंगा दोस्तों, और ये 3 क्लासेस करने के बाद वर्ब का हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा। वर्ब से बने हुए हर सवाल आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वर्ब चैप्टर कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद आपको 75 क्वेश्चंस का एरर का ये पार्ट भी आपको सॉल्व करना है, इस पार्ट को भी आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो ये 75 प्रश्न जब आप सॉल्व कर लेंगे तो वर्ब बेस्ड जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं वो आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। जनरली लोग प्रैक्टिस नहीं करते, केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, और फिर जब 10 प्रश्न वर्ब के सॉल्व करेंगे तो कभी 6 सही होगा तो कभी 7 सही होगा। 10 में 10 सही हो यार, 50 में 50 सही हो, 100 में 100 सही हो, उसके लिए ये 75 आपको चाहिए, ठीक है। सो ये भी इसी यूट्यूब पर है, स्टडी मंच इंग्लिश बाय संदीप सर। आप सभी का स्वागत है स्टडी मंच इंग्लिश बाय संदीप सर में, और यहीं पर आपको हर टॉपिक के 75 की सीरीज मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ भी स्टडी मंच संदीप टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, ठीक है। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम है, मैं उन्हें बता दूं कि मैं YouTube पे ये पेड कंटेंट रन कर रहा हूं। तो जो भी आप लाइव अटेंड करें या रिकॉर्डेड, आपको लगता है कि कुछ फीस आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, तो आप जरूर कंट्रीब्यूट करें, ताकि हर बच्चे के लिए इस पार्ट को हम रन कर सके स्मूथली, बढ़िया तरीके से। अब आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि टॉपिक है हमारा आज का वर्ब, और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप जब कभी भी एरर डिटेक्शन सॉल्व करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे, फिल इन द ब्लैंक करेंगे, यहां तक कि वॉइस और नरेशन, जिसको एक्टिव पैसिव वॉइस कहते हैं, और नरेशन जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, इन सब जगहों पे आपको वर्ब बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा क्वेश्चन टैग वगैरह में भी आपको QUESTI क्वेश्चन टैग में भी आपको वर्ब बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। सो वर्ब चैप्टर, वर्ब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए दोस्तों, अब बात तो हो गई कि यहां पे पूछा जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, दैट्स वेल एंड गुड। नाउ वर्ब चैप्टर है क्या। सो आप सब अच्छे से जानते हो कि वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। और ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है दोस्तों आपकी मेन वर्ब। ये कुल 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। हमें इन्हीं के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना है, इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम आगे आपको और भी डिटेल में लेके जाए, उससे पहले थोड़ा सा वर्ब के बारे में रिसर्च कर लेते हैं। हमने इतना तो पढ़ लिया कि वर्ब क्या है, एक क्रिया है। सिंपल भाषा में हमने देख लिया कि वर्ब एक क्रिया है। अब क्रिया क्या है ये तो पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। क्रिया होता है काम, जो कार्य होता है ना, उसको हम कहते हैं दोस्तों क्रिया। यानी कोई भी इंसान, जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा काम क्या है, पढ़ाना, दैट इज टीच। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, क्रिया। हिंदी में हम इसको क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको वर्ब कह देते हैं। बात वही है दोस्तों, समझ पा रहे हो। जैसे कपिल शर्मा शो, पहले कपिल शर्मा शो के नाम से चलता था, अब कैप्स कैफे के नाम से चलता है, हाँ जी। सो जब से नेटफ्लिक्स में आ गया, तो कहने का मतलब है वही चीज, बस हिंदी में कपिल शर्मा शो और इंग्लिश में कैप्स शो हो गया, है कि नहीं, कैप्स कैफे हो गए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखें, क्रिया यानी कि एक कार्य होता है, दैट्स इट। कार्य से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो सवाल पूछेंगे वो एक्चुअली इतना सा है केवल कि आप ये बताएं सेंटेंस में कि भैया आपका जो कार्य है वो किस टाइम में हो रहा है। वो कार्य प्रेजेंट में हो रहा है, वो कार्य आपका पास्ट में हो रहा है, या वो कार्य आपका फ्यूचर में हो रहा है। यही तो है दोस्तों। आप जब अपनी वर्ब्स को डिसाइड करेंगे तो यही तो बताएंगे कि वो कार्य आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है, कौन से टाइम में परफॉर्म किया जा रहा है। और उसी के आधार पे आप अपने इस कार्य की फॉर्म्स डिसाइड करते हैं। यानी आपके कार्य की फॉर्म्स टोटल 5 होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद आपकी आएगी आईएनजी की फॉर्म और एस और ईएस की फॉर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे गो है तो सेकेंड फॉर्म गो का वेंट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म इसी गो का गॉन हो जाता है। आईएनजी की फॉर्म में गोइंग होता है तो वहीं एस और ईएस की फॉर्म में गोज हो जाता है। तो कुल मिला के 5 की 5 फॉर्म्स होती हैं। दुनिया में कार्य लाखों हैं भाई साहब। आप अगर बाहर घर लोग कहते हैं यार कोई काम है नहीं मिल रहा है, वही काम है नहीं मिल रहा है, जिसको भी देखो भैया कोनो काम है नहीं, कोनो काम दिवाए दो, कोनो काम है नहीं मिल रहा है। यहां अंग्रेजी कह रहा है इतना काम है कि पूछो मत।
और हर एक काम की 5 वैरायटी है जी। सो काम भरे पड़े हैं दोस्तों। अगर आप वर्ब्स निकालोगे तो अंग्रेजी की भाषा में काम की कमी नहीं है, बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम है दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये पार्ट समझ में आ गया। तो हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ेंगे, आपकी हेल्पिंग वर्ब वाला हिस्सा पढ़ेंगे और मेन वर्ब का हिस्सा पढ़ेंगे। हम इन दोनों को कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से, सब कुछ क्लियर है? कमेंट में भी बता दीजिए ठीक ठाक बा, कोनो दिक्कत तो नहीं? ऑल ओके, लवली गाइस। नाउ मूविंग फॉर द, अब शुरुआत करते हैं थोड़ा सा किताबी डेफिनेशन क्या कहती है समझिए। वर्ब को हम कहते हैं अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, यानी एक ऐसा वर्ब जो कोई एक्शन को दर्शाए, कोई स्टेट को दर्शाए, कोई ऑकरेंस को दर्शाए और फॉर्म करे किसी भी सेंटेंस के मेन पार्ट को, तो उसको ही हम सेंटेंस में वर्ब का दर्जा देते हैं। जैसे कि प्ले हो गया, डांस हो गया, सिंग हो गया, टीच हो गया, स्टडी हो गया, लर्न हो गया, फाइट हो गया, स्लीप हो गया, कुक हो गया, कुछ भी ले लो यार, भरे पड़े हैं, वर्ब्स की संख्या नहीं, कोई संख्या गिनती ही नहीं पूरा कर पाएंगे आप, इतनी ज्यादा है। तो आपकी टोटल जो वर्ब्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम दूसरी भाषा में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यानी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही वर्ब है दोस्तों, इसमें कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। ठीक है, मतलब एक आदमी के दो नाम यार, है जी, एक आदमी के दो नाम, तो वैसे ही एक ही वर्ब है जिसको हम कहते हैं या तो ऑक्सिलरी या तो हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी वाली होती है मेन वर्ब, जिसकी टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं, जिनका जिक्र अभी मैंने आपसे किया। ठीक, तो ये आपके सामने। अब बारी आती है कि भैया हमारा जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है AUXI, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी जो वर्ब है आपकी, ये आपकी वर्ब एल है ये, ठीक है ना। ऑक्सिलरी जो वर्ब है ये आपकी वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी, इसकी भी कुछ फॉर्म होती है क्या? नहीं, इसकी कोई फॉर्म नहीं होती। एक्चुअली इसका काम क्या होता है फिर? अगर मेन वर्ब का काम है कार्य बताना, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प करती है? इसका नाम अगर हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी शब्द का मतलब भी होता है सहायक। अब आपने अभी दो वर्ब देखा, यहां पे ऑक्सिलरी एक वर्ब है, दूसरी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब तो हो गया मुख्य कार्य, तो ऑक्सिलरी सहायक क्रिया क्या सहायता करती है और किसकी करती है, समझिए मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सिलरी वर्ब के इस्तेमाल में दो बातें ध्यान रखिए। पहले तो आप इसको देखिए कि ये सेंटेंस में यूज कहां पे होता है। आप जब सेंटेंस लिखते हो तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिखते हो, फिर अपनी यही हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, फिर एक मेन वर्ब लिखते हो, और फिर आगे जो भी सेंटेंस का हिस्सा है। तो हम यहां पर अगर देखें तो ये हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट और बाद में मेन वर्ब होता है। ये अपने दोनों ही तरफ को संभालती है। सेंटेंस का हर एक शब्द अपने बगल वाले से किसी ना किसी तरीके से लिंकअप होता है। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से कैसे लिंक होगी? उसके नंबर के हिसाब से, केवल व केवल नंबर के हिसाब से, और कोई लेना देना नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से कैसे लिंक होगी दोस्तों? उसके टेंस के हिसाब से। टेंस डिसाइड करवाती है हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस किस टेंस में है इसका पता आपकी हेल्पिंग वर्ब से चलता है। और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अगर लगी है तो आपका सब्जेक्ट कैसा है वो उसके नंबर से पता चलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप ध्यान से देखिएगा यहां पे, तो आपने पहले सबसे पहले इज ही क्यों लिखा? क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है दोस्तों। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके नंबर, यानी सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब लगेगी। और अगर प्लूरल होता, ही की जगह पे दे होता, मान लीजिए आपका, तो दे होता तो वहां पे हम आर लिख देते, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बगल में होने पर उसका केवल नंबर एडॉप्ट करती है बस, लेकिन हेल्प करती है मेन वर्ब की। क्या करने में? उसका टेंस डिसाइड कराने में। हमने यहां पे नंबर एडॉप्ट करवा दिया, सिंगुलर का सिंगुलर दे दिया और प्लूरल का प्लूरल दे दिया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से यहां पर प्लेइंग आया। यहां पर प्लेइंग ही क्यों आया? मेन वर्ब की तो 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं आया? सेकंड क्यों नहीं आया? आईएनजी क्यों नहीं आया? आईएनजी तो है, थर्ड क्यों नहीं आया? एस और ईएस क्यों नहीं आया? वाई ओनली आईएनजी की फॉर्म? वो इसलिए क्योंकि यहां पर ये जो है बता रही है कि प्ले कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है, और वो भी प्रेजेंट के, तो इज की वजह से हुआ ना। ये इज ही तो है जो उसको प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में बनाई। आप इज हटा के वॉज लगा दोगे तो पास्ट में नहीं चला जाएगा। तो प्रेजेंट से पास्ट में बदलाव किसकी वजह से हुआ? आपके इज का वॉज होने की वजह से। और ये इज वॉज है कौन? आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो ये बात खुद को समझाइए कि जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? ये हेल्प करती है। हेल्प्स
किसकी? मेन वर्ब। मेन वर्ब को किस तरीके से? उसका टेंस बताने में और उसके लिए कौन से फॉर्म की लगानी है मेन वर्ब वो डिसाइड कराने में। भाई अगर आपने हैज लिख दिया तो इसको थर्ड फॉर्म ही तो चाहिए, अगर आपने विल लिख दिया तो इसको फर्स्ट फॉर्म ही तो चाहिए। तो ये किसने डिसाइड करवाया? आपकी हेल्पिंग वर्ब ने। क्लियर हुआ? तो आपकी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड्स कि भैया मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी होनी चाहिए। मेन वर्ब क्या? जिसमें चाहो उस टेंस में बना दो जैसा सेंटेंस आपको लगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब बताता है टेंस कौन सा होना चाहिए, मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी होनी चाहिए। दिस हेल्पिंग वर्ब्स डिसाइड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। जब हम हेल्पिंग वर्ब को पढ़ना शुरू करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो आपकी होती है इसका काम है मेन वर्ब की सहायता करना, और ये किस तरीके से सहायता करती है वो मैंने आपको समझा दिया। हेल्पिंग वर्ब आपकी मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार की होंगी, एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मोडाल हेल्पिंग वर्ब। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कुल मिला के 24 होती हैं। प्राइमरी में 11 आते हैं, मोडाल में 13 आते हैं। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हम वर्ब टू बी, हैव और डू को रखते हैं। वर्ब टू डू, डू का मतलब डू से बनने वाली सारी हेल्पिंग वर्ब, तो डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया, ठीक है। वर्ब टू हैव का मतलब हैव से बनने वाली सारी हेल्पिंग वर्ब, हैज हो गया, हैव हो गया और हैड हो गया। और वर्ब टू बी का मतलब बी से बनने वाली सारी हेल्पिंग वर्ब, दैट इज एम आर, वॉज एंड वर। तो आप 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 5 3 8 3 11, ये कुल 11 हेल्पिंग वर्ब्स यहां पे आपकी होती हैं। हम इनके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम यहां पे मेरे बच्चे, बहुत बेसिक है यार, हालांकि मैंने इन सब को टेंस में पढ़ाया, आप मुझसे टेंस पहले पढ़ चुके हो, है ना। तो टेंस में ही तो आपने पढ़ा है, क्या आपको पता नहीं इज एम आर वॉज वर कहां पे लगाते हैं? पता है ना, तो ये टेंस में पढ़ाया आपको। बाकी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे आप इज एम आर वॉज वर के बाद एडजेक्टिव भी लिखते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कहा ही इज ऑनेस्ट, तो आपने यहां पे इज के बाद ऑनेस्ट भी लिखा, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही एडजेक्टिव्स भी आते हैं इज एम आर वॉज वर सबके बाद दोस्तों, है ना। आप नाउन भी लगाते हो, जैसे आपने इज एम आर वॉज वर के बाद आप एक नाउन भी लिखते हो। मैं केवल इज लिख रहा हूं, बाकी आप इज एम आर वॉज वर सारे ही ले लीजिएगा। जैसे आपने कहा ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, और प्लूरल होता तो दे आर डॉक्टर्स हो जाता, वे डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना, वे डॉक्टर्स हैं। सो आप देखिए यहां पर इज एम आर वॉज वर के बाद नाउन का भी इस्तेमाल होता है, राइट। तो हमारे इज एम आर वॉज वर के केस में ये पहला केस, एक तो पूरा जो टेंस आप पढ़ते हो जो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा ये, तीसरा ये, मान लो। फिर एक और ले लीजिए दोस्तों, एक और क्या होता है इज एम आर वॉज वर के बाद, इज एम आर वॉज वर के बाद टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। देखो भाई, आपकी मेन वर्ब का इस्तेमाल इज एम आर वॉज वर के बाद एक तो आईएनजी फॉर्म में होती है एक्टिव वॉइस में, और एक थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में, और फर्स्ट फॉर्म केवल तभी आएगा जब टू लगा होगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, ये भी एक्टिव वॉइस में। और अगर पैसिव बनाना है दोस्तों तो यही टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा, ये आपका पैसिव वॉइस। तो हालांकि पैसिव और पैसिव तो अभी पढ़ाया नहीं, वो तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो जब हम पढ़ाएंगे तो ये पार्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा। एक्टिव वाले एग्जांपल्स यहां समझ लीजिए, ठीक। यहां पे आईएनजी की फॉर्म है, वो तो टेंस में पढ़ा आपने, ही इज प्लेइंग, शी इज डांसिंग, दे आर कुकिंग, आईएनजी की फॉर्म। एक ये वाला देख लीजिए, जैसे आपने कहा ही इज टू वॉक, ही इज टू वॉक विथ यू, उसे तुम्हारे साथ काम करना है। तो यहां पे इज के बाद टू प्लस V1 लिखा है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद केवल V1 कभी जिंदगी में नहीं आएगा। अगर इस एम आर वॉज वर के बाद केवल V1 लिखा हुआ आ जाए तो वो गलत है दोस्तों, कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा 2 प्लस V1 आएगा, तो एक्टिव वाइज टू बी V3 ये पैसिव में सिखाऊंगा, थर्ड फॉर्म ये भी पैसिव में सिखाऊंगा, आईएनजी की फॉर्म आप टेंस में सीख चुके हो। गॉट इट। दूसरा ऊपर जो पहला नंबर पे लिखा हुआ है, इसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं, इसके बाद नाउन लगाते हैं। आप रूल्स को रूल की तरह मत रटिए, नहीं याद होगा, रूल्स को एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैंने बोला इज प्लस एडजेक्टिव होता है, तो जैसे ही इज ऑनेस्ट मैंने बोल दिया, दो चार आप बोल दीजिए, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज क्रेजी, शी इज मेंटल, ऐसे बोल दो। तो 4-6 एग्जाम्पल्स खुद को बता दो, अपने सराउंडिंग के एग्जाम्पल्स उठाओ। ही इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ फार्मर, ही इज अ बिजनेसमैन। हो गया याद सारे के सारे एग्जाम्पल्स। रूल्स याद रखने में काफी हेल्पफुल होते हैं। आप रूल से एग्जाम्पल के पास जाओगे नहीं बनेगा, एग्जाम्पल्स दिमाग में रखो, रूल्स अपने से पूरी किताब लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसके बाद आता है वर्ब टू बी के बाद आता है वर्ब टू हैव।
मेरे बच्चे हैव का यूज कहां पे होता है? हैव, हैज और हैड। पहला तो टेंस वाला पार्ट आप अच्छे से जानते हो ना? टेंस वाला पार्ट आप अच्छे से जानते हो कि कहां पे होता है टेंस वाला पार्ट जो पूरा का पूरा है, ठीक है ना? ओके, टेंस वाला पार्ट आप अच्छे से जानते हो। ओके, दूसरा पार्ट यहां पे क्या बनेगा? दूसरा पार्ट यहां पे है कि हम इसके बाद क्या लिखेंगे टेंस वाले के हिसाब से। तो आप इन शब्द के बाद, इन सभी के बाद आप मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगाते हो। कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, कौन पास्ट है, कौन प्रेजेंट है, ये सब आपको टेंस में पढ़ाया है। आप टेंस जरूर देखिएगा, मेरा चैप्टर पूरा पढ़ाया है, इतना डिटेल में पढ़ाया कि टेंस रट जाएगा दिमाग में। सो पहले तो थर्ड फॉर्म आता है। एग्जाम्पल के लिए प्लीज टेंस वाली क्लास देख लें इसके लिए ही ना, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क ऐसे करके। दूसरा पॉइंट है कि आप इन्हीं हैज, हैव, हैड के बाद, जैसे इज एम आर के बाद 2 + V1 लिखा हो, वैसे यहां पर भी 2 + V1 लिखते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, सो आई हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। आप ध्यान से देखिए तो यहां पर हमने हैव के बाद 2 + V1 लिखा है। केवल V1 कभी नहीं आएगा, केवल V1 कभी नहीं आएगा। तीसरा, इसका इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब भी होता है। ये जो आपके हैज, हैव, हैड हैं, ये सब के सब मेन वर्ब खुद भी होते हैं। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो आप ध्यान से देखें, एज अ मेन वर्ब यहां पे ये चीजों को पजेस करने के लिए यूज किया जा रहा है ना, जिस पर अधिकार जताया जाएगा। हालांकि ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ाया है। आप टेंस के उस वाली चैप्टर को देखिएगा, उस वाली क्लास को जिसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया है, और मैंने कहा है कि हैव शब्द को कॉन्टिन्यूअस में यूज मत करिएगा। आई एम हैविंग अ कार कहना गलत होता है, आई हैव अ कार कहना सही होता है। तो याद हो गया कि किस तरीके से हमारा ये हैज, हैव, हैड काम करेगा, भूलोगे तो नहीं? देन प्राइमरी ऑक्सिलरी में जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब तो आप ऑलरेडी पढ़े होते हैं। किसमें? वो सब तो आप ऑलरेडी पढ़े होते हैं टेंस में। थोड़ा बहुत जो अलग होता है वो मैं यहां पे आपको हल्का सा बता देता हूं, ठीक। तीसरा एक पॉइंट आपका आता है वर्ब टू डू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वर्ब टू डू में आप क्या है? डू, डज और डिड। इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की पूरी क्लास देख लें। ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट। इनके बाद हमेशा मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म लिखें जब ये हेल्पिंग ऑफ बना के आप इन्हें लिख रहे हो। दैट्स इट, और कुछ भी दिमाग मत रखो। सारे एग्जाम्पल्स हमारे उसी में है, चैनल पे दिया है, देख लो यार। कौन सा है? सब थोड़ी सी तो वीडियोस है ना, कुछ ज्यादा वीडियो तो है नहीं, मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। डन एवरीबॉडी। चलो अब थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। प्राइमरी ऑक्सिलरी को कंप्लीट करने के बाद, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड को पूरा करने के बाद हम आते हैं हमारी दूसरी हेल्पिंग वर्ब जिसको हम मोडाल ऑक्सिलरी कहते हैं। और ये संख्या में पूरे 13 होते हैं दोस्तों। विल उसका पास्ट गुड, कैन उसका पास्ट कुड, शैल का पास्ट शुड, मे का पास्ट माइट, फिर मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर। गिनती मारो, कुल 13 निकलेंगे ये, ठीक है, कुल 13 निकलेंगे। इन सबको मोडाल ऑक्सिलरी कहा जाता है और इनका प्रयोग हमेशा किसी ना किसी मेन वर्ब के साथ होना मैंडेटरी है दोस्तों। इनके बाद कभी जिंदगी में आप बिना मेन वर्ब के इनको नहीं लिख सकते। और एक और अच्छी बात, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब के साथ आते हैं। देखो, दोनों प्रकार के वर्ब्स के साथ समान रहते हैं, मतलब दोनों प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ समान रहते हैं, ये लिखिए। अच्छी बात यह है कि आप ही के साथ भी कैन लिखते हो, दे के साथ भी कैन लिखते हो। जैसे प्राइमरी वाले हेल्पिंग वर्ब में ही का अलग था और दे का अलग था ना वहां पे। जैसे ही का इज था, और अगर यही दे हो गया था तो दे का आर हो गया था, प्लूरल हो गया था। यहां पे ऐसा नहीं है, ही का भी कैन है और दे का भी कैन है, सेम है। तो सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। दो ही बात तो मजेदार है यहां पे। सबसे पहला, सेम सब्जेक्ट्स लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और दूसरा मेरे भाइयों, आपकी मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स बिना, ये मतलब प्योर हेल्पिंग वर्ब ही हैं, ये हेल्पिंग वर्ब ही हैं, अपने बाद मेन वर्ब ही लेंगे दोस्तों। हमेशा दिमाग में लॉक कर लीजिए। मोडाल हमेशा अपने बाद मेन, अपने से सटा हुआ वर्ड हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा दोस्तों। यह बात को और अच्छे से दिमाग को जाने दीजिए। इन 13 के 13 मोडाल से सटा हुआ शब्द हमेशा फर्स्ट फॉर्म का होगा। जैसे आपने शुड लिखा तो तुम इसके बाद बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। हो सकता है तुम्हें बी लिखना पड़ जाए, पैसिव वॉइस बनाना पड़ जाए, तो उस केस में भी हर मोडाल को फर्स्ट, उससे सटा हुआ वाला वर्ड फर्स्ट फॉर्म ही होगा। अब जैसे तुमको एक एग्जांपल के तौर पे SHOULD शुड है, मैंने क्या बोला, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे आई शुड
गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। तो आपने आई शुड के बाद गो ही क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आप पैसिव वॉइस कुछ बनाना चाहते हो तो बेटा शुड के बाद आपको बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी। बी की फॉर्म में आपके पास तीन होता है, एक है बी, दूसरा है बीइंग और तीसरा है बीन। तो मजेदार बात बताइए क्या है इसमें? क्या बोला मैंने? हमेशा फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म तो यही है ना दोस्तों, ये सिलेक्ट हो जाएगा और बीइंग और बीन रिजेक्ट हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? शुड बी दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें। ऐसे ही अगर आपको यहां पर वर्ब टू हैव में से कोई एक लगाना हो तो आपके पास तीन वर्ड है, वर्ब टू हैव, फिर वर्ब हैज और हैड। मैंने क्या बोला? फर्स्ट फॉर्म ही आना चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म इसमें से ये है, ये तो सिंगुलर फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, तो ये कैंसिल, और ये पास्ट फॉर्म है, ये कैंसिल। तो आपका आंसर केवल ये होगा। सही जवाब क्या हुआ? तो आप इससे सटा हुआ शब्द हमेशा फर्स्ट फॉर्म की लगाएंगे, ये दिमाग में लॉक करिएगा। अब आप इसी के साथ किसी को हेल्पिंग वर्ब में जोड़ रहे हैं, जैसे शुड बी, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और हो सकता है कि शुड के बाद बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड हैव, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब इसके बाद लगे, या हो सकता है ये शुड हैव आपका शुड हेल्पिंग वर्ब और हैव मेन वर्ब, कुछ भी हो। लेकिन मेरी बात ये दिमाग में लॉक करिए कि शुड के बाद ये 13 के 13 मोडाल के जस्ट बाद लगने वाला शब्द हमेशा फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। मोडाल्स को लेकर कुल 6 कहानी बनती है दोस्तों, 6 कंस्ट्रक्शंस होते हैं, 6 कंस्ट्रक्शंस आर देयर। सो लेट मी गिव यू दो 6 कंस्ट्रक्शंस। आप अब थोड़ा ध्यान से, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा फोकस ज्यादा। अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर सुबह 8 बजे आप ये क्लास अटेंड करते हैं। मंडे टू सैटरडे मेरे साथ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप स्टडी मंच इंग्लिश बाय संदीप सर पे। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें स्टडी मंच इंग्लिश बाय संदीप सर। और ये क्लास में मजा आ रहा है तो फिर लाइक्स इतने कम है क्यों? चलो फटाफट लाइक करके शेयर कर दो सारे बच्चे तुरंत। और भी कैंडिडेट्स बढ़ने चाहिए, कर दो यार प्लीज, कर दो ना, क्या जाता है आपका, लाइक शेयर कर दिया करो। चलो, सो मैंने क्या बताया? मोडाल्स पे 6 कहानी बनेगी, बहुत ध्यान से सुनना। आपके मोडाल बेस्ड एरर्स में 60% एरर तो इसी से आएगा जो मैं अभी आपको अगले 5 मिनट में रटा दूंगा। सबसे पहला, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए हमेशा इसके बाद, ओके। दूसरा, इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई आपकी, आप बी लगाते हैं कभी कभी मेन वर्ब के साथ, जैसे कैन बी, शुड बी, विल बी, शैल बी। तो एक्टिव पैसिव में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि बी फॉर्म किसी भी मोडाल के साथ लगने पर हमें उसका वॉइस चेक करना पड़ता है। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो आईएनजी की फॉर्म आएगी, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो थर्ड फॉर्म आएगी। मैं अभी सब पर एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी। फिर आएगा अगला पॉइंट आपका कि हम इसके साथ हैव भी लगाते हैं दोस्तों। अगर हैव आपने, भाई मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, मोडाल के साथ बी जोड़ सकते हो, मोडाल के साथ हैव जोड़ सकते हो, मोडाल के साथ बीइंग नहीं जोड़ सकते, ना ही बी ने जोड़ सकते हो। मोडाल के डायरेक्ट बाद वाला केवल बी हो सकता है, ऐसे ही मोडाल के डायरेक्ट बाद वाला केवल हैव हो सकता है, ना हैज हो सकता है ना हैड हो सकता है। अब हैव लग गया तो हैव से सटा हुआ वर्ड थर्ड फॉर्म आता है, ये मैंने आपको टेंस में पढ़ाया। लेकिन अगर आपने इसी हैव के बाद थर्ड फॉर्म की बी पकड़ा दी, दैट इज बीन, हैव बीन तो होता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसी मोडाल्स बाकी में भी है, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन होता है। तो इसमें भी तो बी की फॉर्म आ गई। जिस तरीके से यहां बी की फॉर्म थी तो एक्टिव पैसिव बना, यहां भी बी की फॉर्म है, यहां भी एक्टिव पैसिव बनेगा। और जब एक्टिव वॉइस होगा तो आईएनजी की फॉर्म, पैसिव वॉइस होगा तो सिंपल सा फंडा है। ये 6 कंस्ट्रक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 तरीके से आप अपने मोडाल्स का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। आपके एग्जाम में इन पर सवाल बहुत बढ़िया से बनेगा। आइए सब पर एक एक एग्जाम्पल निपटाते हैं। जैसे मैंने कहा आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इन दोनों सेंटेंस में देखो तो शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म है, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म है, और यही तो बोला मैंने मोडाल के बाद। तो पहला क्लियर हो गया। दूसरे पे आ जाइए दोस्तों। अगर बी लगाओगे तो एक्टिव और पैसिव बनाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा ही विल बी स्टेइंग हियर, ही विल बी स्टेइंग हियर विद यू, वो तुम्हारे साथ यहां पे ठहर रहा होगा। तो विल बी ही ठहरेगा, इसलिए आईएनजी की फॉर्म लगाया, और ये हमारा एक्टिव वॉइस है।
गॉट इट। पैसिव वॉइस में मैंने कहा इट विल बी, इट विल बी कंप्लीटेड, इट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, ये कल तक पूरा हो जाएगा। तो आप देखो वही विल बी के साथ अब थर्ड फॉर्म लगा। अब आप अभी एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है ये पैसिव अभी समझ में ना आए। पैसिव वाले हिस्से को थोड़ा सा संभाल के रखना। एक हफ्ते की बात है, हफ्ते 10 दिन एक्टिव पैसिव पढ़ा दूंगा और ये सारी चीजें फिर एक बार आप ये वाला 5-7 मिनट का एक्सप्लेनेशन उसके बाद दोबारा देख लेना। दिमाग में इतना तगड़ा छपेगा ना, पूछो मत भाई साहब। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। हैव वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपने कहा यू शुड हैव, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। यू शुड हैव हेल्प्ड, इसका मतलब है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। और यहां पे आ जाइए, जब इसी को बीन पकड़ा दोगे तो एक्टिव पैसिव दोनों बनेगा। जैसे मोडाल के साथ ना, ही विल हैव बीन क्या, वर्किंग इन दिस कंपनी, ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। कब से फ्रॉम 2025 बन गया। विल हैव बीन के बाद आईएनजी और यहां पे थर्ड ले लीजिए, कोई भी एक मोडाल के साथ हम इट से ही बना लेते। जैसे इट शुड हैव बीन, इट शुड हैव बीन कंप्लीटेड, इट शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय नाउ, ये अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, ये इसका मतलब है। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको 6 मोडाल, इन मोडाल्स पर 6 कंस्ट्रक्शंस और सब पर एक एक एग्जाम्पल आपके सामने है और मैं चाहता हूं इनको अच्छे से दिमाग में लॉक कर लीजिए। कर लिया? मैं एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं फिर से, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं फिर से। मोडाल्स के केस में मेरे प्यारे बच्चों, मोडाल्स के केस में केवल 6 कंस्ट्रक्शंस बनेंगे। पहला कंस्ट्रक्शन, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाओ। दूसरा कंस्ट्रक्शन अगर बी लगा दिया तो एक्टिव पैसिव, एक्टिव में आईएनजी, बी में थर्ड, पैसिव में थर्ड। फिर तीसरा 2 3 हो गया। चौथा है हैव लगा के थर्ड लगाओ। पांचवा है हैव के साथ बीन लगा दिया तो एक्टिव पैसिव, बीन के एक्टिव में आईएनजी और पैसिव में थर्ड। सिंपल इतना है। सब पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारे एग्जांपल्स को दिमाग में लॉक कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब मोडाल्स के इन केसेस के बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल मोडाल के यूज। एक तो कंस्ट्रक्शन डिस्टर्ब करके आएगा, हाँ, कि एक्टिव वाइज बनाना है कि पैसिव वाइज बनाना है। एक्टिव बनाना है, आईएनजी लगना चाहिए था, थर्ड लगा देगा। थर्ड चाहिए था, आईएनजी लगा देगा। फर्स्ट फॉर्म लगनी थी, हेड लगा देगा बगल में, हैज लगा देगा बगल में, बीन लगा देगा जस्ट बगल में। सब गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आप ये सारे चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद आता है हर एक मोडाल का इंडिविजुअल यूज। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सबसे पहला और एक और पॉइंट जो मैंने आपको बोला उसको भी दिमाग में लॉक कर रखिएगा कि कोई भी मोडाल अपने डायरेक्ट बगल में केवल मेन वर्ब ही लेती है दोस्तों। अगर इसके अलावा कुछ और भी लगाया तो वो गलत है। जैसे आपने देखा मैंने बी भी लगाया ना मोडाल के डायरेक्ट बाद, तो ये भी तो मेन वर्ब का ही हिस्सा है। मैंने डायरेक्ट बाद हैव भी लगाया, ये भी मेन वर्ब का हिस्सा है। आप सोचो आप मोडाल लिखो और बगल में आप एडजेक्टिव लगा दो तो ये सरासर गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव किसके बाद आता है, बी की फॉर्म के बाद आता है। तो बी लिखकर तुम एडजेक्टिव लगा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट बाद एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, समझ गए। क्यों? क्योंकि मोडाल के बाद केवल वर्ब आती है, वो हेल्पिंग वर्ब है, प्योर हेल्पिंग वर्ब है यार। मेन वर्ब के ही जस्ट पहले आना चाहिए उसको, तो मोडाल के पहले नहीं लगा सकते। हाँ, एडवर्ब आ सकता है। एडवर्ब, आपने कोई मोडाल लिखा, मोडाल जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है और आपको मेन वर्ब के लिए उसको लिखना है तो बीच में एडवर्ब लगा दो। एडवर्ब तो भाई साहब ये तो क्वालिफायर है यार, उससे क्या लेने देना। एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव तो वर्ब का क्वालिफायर होगा नहीं, एडवर्ब वर्ब का क्वालिफायर है। तो वो दोनों एक माने जाएंगे भाई साहब, ये एडवर्ब है ना। ही कैन डिस्क्राइब, आपने लिखा ही कैन डिस्क्राइब, ही कैन डिस्क्राइब। अब ये आपने वर्ब लिख दिया, मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म है ना। और दूसरा आपने ही कैन डिस्क्राइब ब्यूटीफुली या ही कैन ब्यूटीफुली डिस्क्राइब। ही कैन डिस्क्राइब इट, ही कैन ब्यूटीफुली डिस्क्राइब इट, ही कैन ब्यूटीफुली डिस्क्राइब इट। हमने ये एडवर्ब भी लगा दिया
तो ये भी सही है, क्यों? क्योंकि हमारा, लेकिन आप ये सोचो ही कैन ब्यूटीफुल डिस्क्राइब, तो गलत हो जाएगा, राइट? ध्यान रखें इस बात का। आइए दोस्तों, फिर मोडाल में हर एक मोडाल के यूजर्स सीखते हैं। हमारा सबसे पहला मोडाल है कैन। आप समझ रहे हैं सभी लोग? ध्यान से, अच्छे से, बढ़िया से, प्यार से, समझने में कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट में बताइएगा हमें जरूर। अब आपके एक एक कमेंट्स, पहले मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ही ना, एक भी पॉइंट ना छूटे। कुछ भी आता है, तुरंत आता है, मैं तुरंत एक्सप्लेन कर देता हूं, बैक जाके एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि सब कुछ यही दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है? इसलिए भैया, अगर फिर भी कुछ अगर रह जाता है, आपको कुछ और डाउट होता है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं, एक एक कमेंट देखते हैं, आपके सवाल होते हैं तो उस पर जवाब भी करते हैं, रिप्लाई भी करते हैं दोस्तों। ठीक है? अदरवाइज थैंक यू बोल के या हार्ट बना के आगे चले जाते हैं। ठीक? तो बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का, आपकी पूरी तैयारी मेरी जिम्मेदारी, स्टडी मंच की जिम्मेदारी। स्टडी मंच इंग्लिश भाई, इसका नाम ही स्टडी मंच है। ये एक ऐसा मंच है जो स्टडी का है। ठीक है? सो सबसे पहले कैन का यूज होता है। पहला पॉइंट दिमाग में लॉक करें कि इसके लिए टेंस प्रेजेंट ही होना चाहिए। कैन कभी भी फ्यूचर में नहीं जाता, ना ही पास्ट में जाता है। कैन कभी भी फ्यूचर और पास्ट में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि फ्यूचर चला गया विल शैल के हिस्से में और पास्ट चला गया कुड के हिस्से में। तो सब अपना अपना टेंस संभालेंगे ना। भविष्य वाला भविष्य ले जाएगा और वर्तमान वाला वर्तमान में रहेगा और पास्ट वाले के लिए पास्ट का मोडाल है। तो तीनों टेंस के मोडाल्स बटे हुए हैं। कैन यूज करते हैं जब कभी भी आपको क्षमता दर्शानी हो। ये क्षमता चाहे शारीरिक हो, चाहे ये मानसिक हो, दोनों प्रकार की क्षमता में हम यूज करते हैं कैन का। शारीरिक क्षमता, जैसे अपने शरीर के इस्तेमाल से आप कुछ कर सकते हो। मैं ये वजन उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस लोड। मैं ये प्रश्न सॉल्व कर सकता हूं, मानसिक क्षमता, आई कैन सॉल्व दिस पजल। ये दोनों शारीरिक और मानसिक के बहुत सटीक एग्जाम्पल्स हैं। ही कैन होल्ड दिस वेट, ये उसकी शारीरिक क्षमता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, ये मेरी मानसिक क्षमता है। शी कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्विम। शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, ये आपकी क्षमता है। जब भी वर्तमान की क्षमता दर्शाई जाए, कैन लगा दीजिए। मोस्टली इसी से पूछा जाता है सवाल, तो ध्यान रखिएगा। कैन का ही पास्ट होता है कुड दोस्तों। कुड का यूज भी हम क्षमता के लिए दर्शाते हैं, बट इन द पास्ट। क्षमता के लिए दर्शाते हैं बस इन द, इस बात का ध्यान रखें। ये वर्तमान में क्षमता नहीं, बल्कि पास्ट में क्षमता। मैं उठा सकता हूं, हा बोलोगे, लास्ट में कैन लगाना है। उठा सकता था, तो क्या अभी मैं बुढ़ा हो गया? हाँ, अब बुढ़ा हो गया। पहले उठा सकता था, अब बुढ़ा हो गया। पहले मैं 10 किलोमीटर पैदल चल सकता था, अब बुढ़ा हो गया है जी। सो कुड लगाते हैं जब बीते हुए समय की कोई भी पावर की बात करी जाए, कैपेसिटी, एबिलिटी की बात करी जाए। ही कुड टीच 10 hours टुगेदर, वो 10 घंटे पढ़ा सकता था एक साथ। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड हैंडसम, वो बहुत ही ब्रेव और हैंडसम हुआ करता था, है ना। वेन आई वॉज यंगर आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं जवान था तो बहुत तेजी से भाग सकता था। सब में पास्ट एबिलिटी है, बीते हुए समय की क्षमता है, हम वहां पे कुड लगाएंगे दोस्तों। इसी कुड के लिए एक और स्पेशल यूज होता है। एक तो वो हो गया आपकी पास की क्षमता, दूसरा होता है कि रिक्वेस्ट का भाव दर्शाना हो तो हम प्रेजेंट में भी इसके लिए यूज करते हैं। मतलब दिए गए सेंटेंस का ट्रांसलेशन प्रेजेंट में होगा जब आप रिक्वेस्ट करोगे। जैसे कुड यू लैंड मी योर पेन प्लीज, क्या आप अपना पेन मुझे उधार दे सकते हो? क्या आप अपना पेन मुझे उधार दे सकते हो? तो मैंने उधार दे सकते हो, मैं अभी मांग रहा हूं उससे पेन, बीते हुए समय में नहीं। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, कुड यू गेट अप एट 5 AM फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या तुम 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए उठ सकते हो? तो यहां पर भी मैंने वर्तमान में यह काम करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करी, सवाल पूछा रिक्वेस्ट के भावना से। ऐसे केस में आपको कुड लगाना होता है। कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, क्या आप सॉल्ट पास कर सकते हो? दैट इज प्रेजेंट। ठीक है? सो आपके कुड के दो स्पेशल यूजेस, क्षमता दर्शानी हो तो कुड पास्ट में जाएगा, क्षमता नहीं रिक्वेस्ट का भाव हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुड आता है दोस्तों। अगला कंजंक्शन, अगला मोडाल देखिए, बहुत प्यारा मोडाल है बच्चे। मे, अगला मोडाल है आपका मे। मे शब्द का मतलब क्या होता है? ये शब्द परमिशन लेने या देने के लिए यूज किया जाता है। ये तो बहुत बेसिक सा मोडाल है, आप हमेशा क्लासरूम में अपने टीचर से इसी मोडाल का तो यूज करते हैं।
आप हमेशा ये बोलते हुए एंट्री लेने की कोशिश करते हैं कि मे आई कम इन सर, आप बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, तो आप वहां पे हमेशा ही परमिशन लेने या देने के केस में मोडाल मे का यूज करते हैं। यस और नो एवरीबॉडी? सो यहां पर भी मोडाल मे का इस्तेमाल उसी सेंस में किया जा रहा है। आपने कहा मे आई कम इन सर, तो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल जहां पर मे का यूज किया जा रहा है परमिशन लेने या देने के लिए दोस्तों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मे आई कम इन, यू मे डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यहां पे आपने उसको परमिशन दी, आपने सामने वाले को अनुमति दी कि आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं, दैट इज परमिशन देना। ऐसे ही मे आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूं, तो ये भी पार्ट आपका मे का किस सेंस में हुआ? परमिशन लेने में हुआ। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आप किसी से जैसे ये कहते हैं कि मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, तो आप इस सामने वाले से परमिशन तो मांग रहे हैं लेकिन रिक्वेस्ट भी तो कर रहे हैं एक तरीके से। और अभी जस्ट बैक साइड में हमने ये रिक्वेस्ट के केस में कुड का भी तो यूज किया, जैसे कुड यू लैंड मी योर पेन, हाँ, तो कुड यू लैंड मी योर पेन, कुड यू गेट अप एट दिस, कुड यू डू दैट, और यहां पे आपने कहा मे आई यूज योर पेन। तो इन दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, समझो। जैसे मे आई यूज योर फोन, मैं आपका फोन यूज करना चाहता हूं, तो मैं अपने लिए बोल रहा हूं, तो वो चीज में मुझे ये चाहिए, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, तो ये केस में मैं चाहता हूं तो मैं अनुमति ही मांगूंगा दोस्तों। लेकिन इसके पहले वाले में कुड यू लेंड मी योर पेन, कुड यू लेंड मी योर पेन, यू को लेंड करना है, मतलब आप मुझे उधार दो, समझ पा रहे हो? आप मुझे उधार दो, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप मुझे उधार दो, तो थोड़ा सा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखो तो दोनों में ही रिक्वेस्ट की भावना है। तो कुड यू लेंड मी योर पेन प्लीज, या मे आई बोरो योर पेन प्लीज, बात वही हुई ना, दोनों में यू को ही मुझे पेन उधार देना है। तो मे आई बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर पेन, कुड यू लेंड मी योर पेन, कुड यू लेंड मी योर पेन, टू whom? टू मी, समझ गए ना? सो गाइज हमेशा ध्यान रखें यहां पर यू मतलब कुड और मे में कितना बारीक सा अंतर है यार। रिक्वेस्ट करना और परमिशन लेना, परमिशन लेना है तो मैं परमिशन लूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कुछ करने के लिए, आपसे कुछ करने के लिए, ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चे। सो मे से माइट बन जाएगा, जिस तरीके से कैन से कुड बना पास्ट के लिए, वैसे ही मे से माइट बन जाएगा। एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए मे की जगह माइट का इस्तेमाल होगा पास्ट में दोस्तों। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा। अब आपको आगे जब मैं पढ़ाऊंगा नरेशन ना मेरे बच्चे, तो नरेशन में एक बहुत ही प्यारा सा रूल है कि अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत आपने पास्ट से कर दी तो आपको आगे की सारी वर्ब्स सेम टाइमिंग में रखनी पड़ती है। और सेम टाइमिंग का मतलब हो गया बच्चे कि आगे की सारी वर्ब्स को भी आपको पास्ट में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा बाबू? पास्ट में करना पड़ेगा। तो वो यही है कि यहां पे आपने पास्ट कर दिया तो आगे आपको माइट ही लिखना है, ठीक है, ये आपका पास्ट में ही जाएगा। शी माइट बी वेटिंग फॉर यू एट द टेम्पल, वो आपका इंतजार कर रही हो सकती है, कुछ इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो मे से माइट बनता है, कैन से कुड बनता है, उनका पास्ट हो जाता है। अगला आता है प्यारे बच्चे शैल और वेल, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले ये दोनों ही ना फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बात दिमाग में लॉक कर लें, ये दोनों ही ना फ्यूचर के लिए आते हैं। बस इतना याद रखें कि जो शैल है वो आपके आई और वी के साथ आता है, ये जो हमारे फर्स्ट पर्सन के दो नमूने हैं ना इनके साथ आता है। और जो आपका विल है ये भाई साहब सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन दोनों ही को लपेट के बैठा हुआ है, मतलब यू के साथ भी है, ही के साथ भी है, शी के साथ भी है, सबके साथ है, रोहन सोहन मोहन सबके साथ है। शैल कहते हैं मैं आत्मविश्वासी आत्मस्वाभिमानी आई और वी के साथ आऊंगा, केवल फर्स्ट पर्सन, बस और कोई नहीं चाहिए मुझे। तो आप थोड़ा सा एक बार सोचो, जैसे आपका एक सवाल होता है ना कि संदीप सर आजकल तो विल सब जगह है, आई के साथ भी विल आ जाता है, क्यों आ जाता है? जब यहां पर विल आपका
सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का और थर्ड पर्सन के साथ आ रहा है, तो दो के साथ तो आ ही गया ना भाई साहब, एक के साथ और लपेट जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट के साथ भी चला जाता है। समझ पा रहे हैं? विल आपका पहले, जैसे कहते हैं ना कि ये लड़का है, अगर ये दो लड़की से बतिया रहा है तो इस पे क्या भरोसा कि ये तीसरे से नहीं बतिया सकता, तीसरे से भी बतिया सकता है, नालायक कहीं का, हाँ आवारा कहीं का, दो दो लड़कियों से बतिया रहा है तो तीसरे से भी बतिया सकता है। लेकिन जो वन वुमेन मैन है, वन वुमेन बॉय है, या जो लड़की वन मैन गर्ल है, वो तो एक ही है ना भाई साहब, उसको उसके सिवा किसी और के बारे में सोचना ही नहीं है। तो आई और वी के साथ, आई जैसे ये विल है, ये सेकेंड और थर्ड के साथ आता है, तो विल आई वी के साथ भी आ जाता है। राइट बच्चे, ये फॉर्मूले से सेट कर सकते हो। तो ये तो थोड़ा सा चलो हंसी मजाक के हिसाब से आपको रटाने की कोशिश करी मैंने। अब आते हैं थोड़ा सा ग्रामर के कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले इसको समझ लो कि हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं ये क्रॉस यूज कब होता है। ही के साथ देखिए विल लिखा हुआ है, और हमेशा ये फ्यूचर में ही यूज करिएगा। ही विल गेट गुड मार्क्स दिस ईयर। आई है तो आई शैल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। रिया है तो विल सॉल्व दिस पजल। वी है तो शैल मेक आवर पेरेंट्स फील प्राउड। तो ये चारों एग्जांपल्स में देखो आई और वी को आपने शैल पकड़ाया है, बाकी रिया और ही को आपने विल पकड़ा दिया। दिस वॉज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा अलग लेके चलता हूं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, इनका क्रॉस में यूज हो जाता है कभी कभी। मतलब आई वी जिसके साथ शैल आता है उसके साथ विल आना शुरू हो जाता है, जो कि मैं अभी समझा रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं जिनके साथ विल आता था, उनके भी साथ शैल आना शुरू हो जाता है। उल्टा हो जाता है यूज दोस्तों, कुछ इस तरीके से। और यह तब होता है जब स्टेटमेंट्स पे थोड़ा एम्फसाइज किया जाए, चाहे वो डिटर्मिनेशन के भाव में, चाहे वार्निंग के भाव में, चाहे थ्रेट के भाव में, चाहे प्रॉमिस के भाव में, सर्टेनिटी के भाव में, विलिंगनेस के भाव में, या कमांड के भाव में। आप अगर सेंटेंस में डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं भविष्य के लिए, वार्निंग दर्शा रहे हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये धमकी है, थ्रेट दे रहे हैं उसको, प्रॉमिस कर रहे हैं आप तुम्हारे लिए ये अंतिम दिन है, तुम्हें केवल 4 दिन मिल रहा है, इसकी वार्निंग मिली, थ्रेट मार दूंगा, ये थ्रेट है। प्रॉमिस कर रहे हैं, सर्टेनिटी है, कोई इच्छा दर्शा रहे हैं, कोई आदेश दे रहे हैं, ऐसा कोई कार्य जिसको आप भविष्य में इनमें से कुछ कर रहे हैं, तो आपका वही आईवी अब शैल नहीं लेगा, बल्कि वही आईवी आपका विल लेगा, और बाकी के सारे सब्जेक्ट्स आपके शैल लेंगे। बिल्कुल क्रॉस यूज में जाएगा। जैसे आई के साथ विल किल हिम है और ही के साथ शैल किल हर है, क्योंकि ये धमकी है दोस्तों। ऐसी आई के साथ आई विल फायर यू इफ यू डोंट कम टू ऑफिस ऑन टाइम, तो आई के साथ विल किया और देखो ही के साथ शैल है, और ऐसे ही वी के साथ विल है और शी के साथ शैल है, तो ये क्रॉस में चला जाता है ऐसे केसेस में। बट नाउअडेज इन स्पोकन इंग्लिश इवन शैल का अस्तित्व ही लोगों ने खत्म कर दिया। नोबडी यूज शैल इन स्पोकन इंग्लिश। एवरीवेयर इन ऑल काइंड ऑफ कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस यू विल सी ओनली विल गाइस। हर जगह पे आजकल केवल विल दिख रहा है, ठीक है वो भी सही है, बट इन ग्रामर थोड़ा सा आंख का नाक खोल के काम करिएगा, बिकॉज इन ग्रामर शैल एग्जिस्ट्स गाइस। यू कैन नॉट से कौनो ना बोले भैया शैल हटाओ, इसको नहीं हटा सकते, यू कैन नॉट रिमूव इट। ये कोई डायनासोर नहीं जो इसका एक्सटिंक्शन हो गया हो, अभी भी ये अंग्रेजी में अपनी जगह बना के बैठा है भाई साहब, ठीक है। चलो फिर आता है बच्चे, शैल से ही शुड बनता है। अब ध्यान से सुनिएगा, शुड का मतलब होता है चाहिए, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चाहिए शब्द पे हमारे 3 वर्ड्स बनेंगे, और मैं तीनों में डिफरेंस आपको बताऊंगा। एक तो आपका शुड है जो आपके सामने लिखा है, दूसरा चाहिए के लिए मस्ट भी आता है, और तीसरा चाहिए के लिए ought to का भी यूज होता है। हम तीनों मोडाल्स में क्या डिफरेंस है सेम मीनिंग होने पर भी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुड का मतलब होता है चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें पानी पीना चाहिए, दिन में 4 गिलास पानी पीना चाहिए, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, अब तुम्हें उनसे बात कर लेनी चाहिए, कोई एडवाइस हो, कोई ऑब्लिगेशन हो, कोई ड्यूटी हो, इन सभी चीजों में इंस्ट्रक्शन हो, प्रोबेबिलिटी हो, आसान भाषा में सलाह याद रखिए। जब हो तो आपको शुड लगाना है, दैट्स इट। वी शुड स्टैंड अप व्हेन आवर नेशनल एंथम गोज ऑन। हालांकि इसमें शुड से ज्यादा बेहतर होगा कि हम यहां पे ought to लगाएं, क्योंकि ought to में और शुड में अंतर यह है कि ought to आता है जब हम मोरालिटी की बात करते हैं, कोई हमारा मोरल ड्यूटी हो ना, कोई भी बात,
मोरल ड्यूटी, हमारा नैतिक कर्तव्य, जो केवल मेरा नहीं है, हर किसी का हो कॉमन तरीके से, तो वहां पे हम ऑट टू प्रीफर करेंगे। तो नेशनल एंथम बजने पर खड़े होना केवल मेरा काम नहीं है, हम सभी का काम है। तो ये मोरल ड्यूटी हो गई हम सभी की, वी ऑट टू स्टैंड अप बोलेंगे आप यहां पे। तो शुड हटा के हम ऑट टू प्रीफर करें, ज्यादा बेहतर होगा। शी शुड बी देयर ऑन टाइम, ये सही है। यू शुड गो फॉर अ वॉक डेली, ये भी सही है क्योंकि सलाह दे रहे हैं आप। पापा शुड हैव अराइव्ड हियर बाय नाउ, अब तक आ जाने चाहिए थे, ये भी सही है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी। ये सारे केसेस आपके शुड के यहां पे सही थे, सिवाय ऑफ सेंटेंस नंबर 1 के। गॉट इट? मेरे प्यारे भाइयों, एक शब्द होता है लेस्ट, इसकी मीनिंग आपको पहले पता होनी चाहिए। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। आप थोड़ा सा देखिए, डर सा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए। हम हिंदी में जब ऐसा बोलते हैं ना, तो अंग्रेजी में हम लेस्ट लगाते हैं रे बबुआ। और इस लेस्ट के बाद जब हम कोई सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इस सब्जेक्ट के साथ मोडाल में यानी हेल्पिंग वर्ब में मोडाल शुड ही लगाते हैं। जैसे वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम गिर पड़ो। तो लेस्ट के बाद सब्जेक्ट, फिर मोडाल में केवल शुड। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, और शुड की जगह कुछ दूसरा लगा हुआ था। आई फियर, कहीं ऐसा ना हो जाए, इट शुड रेन हैवली टुडे, आज बारिश हो जाए। आई स्टडीड हार्ड, कहीं ऐसा ना हो जाए, आई शुड फेल द एग्जाम। ही फेल्ट ईगरली, सॉरी ही लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी निकल गया, कहीं ऐसा ना हो, ही शुड मिस द ट्रेन। दे सेव्ड मनी, कहीं ऐसा ना हो, दे शुड फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द फ्यूचर, इसलिए उसने मनी सेव किया। सो गाइस, हमें ध्यान रखना है, छोटा सा पॉइंट है, लेस्ट के बाद शुड लगाना है, बात खत्म। मीनिंग ऑफ लेस्ट इज कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना? भूलेगा तो नहीं, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन। अगला पॉइंट आता है यूज ऑफ वर्ड। आपको दिख रहा है यहां पे कि वर्ड जो है वो विल का पास फॉर्म होता है। तो पास फॉर्म में हम विल का वर्ड लगाएंगे, जहां पे भी होता है। शुरुआत अगर पास्ट से कर दी, आगे भी वर्ड आएगा। जैसे यहां पे देखो, ये पास्ट है तो यहां पे वर्ड आएगा, यहां पे पास्ट है तो यहां पे वर्ड आएगा, यहां पे पास्ट है तो यहां। अच्छा, अब आप सोच सकते हो सर वर्ड ही आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जब डायरेक्ट स्पीच में लिखा था ना ये सेंटेंस, तो ये सेंटेंस था ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल नॉट अलाउ यू एंटर विदाउट परमिशन। तो आई विल का आई वुड हो गया, आई विल का आई बदल के ही हो गया, और विल का वुड हो गया, ये ऐसे बदला गया। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, आप इस पर बहुत लंबा पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है? बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे हम लोग इसको नरेशन में। नरेशन पे मैं आपको 3 क्लासेस दूंगा, हाँ 3 क्लासेस दूंगा लगभग, और 3 क्लासेस यानी 4 घंटे 5 घंटे के आसपास टोटल क्लासेस होंगी, और प्लस 75 प्रश्नों की प्रैक्टिस। मजा ही आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो 4 से 5 घंटे मैं आपको फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, और 2.5 से 3 घंटे, 2 घंटे मोटा मोटा ले लो, फिर भी 2 से 2.5 घंटा लगेगा 75 प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो 2 घंटे अगर ले लें तो 5 2 7 घंटे आप मुझसे नरेशन पढ़ेंगे, ये उसी का हिस्सा है। मजा आ जाएगा आप सबको। आगे बढ़ो बच्चे। वुड का एक और काम होता है, जैसे मैंने आपको कुड का यूज करना सिखाया था, वैसे ही वुड भी होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव में दोस्तों। जैसे वुड यू प्लीज सेंड मी ऑर्डर आईडी, हम यहाँ पे कुड भी लिख सकते हैं, कुड यू प्लीज सेंड मी ऑर्डर आईडी। सही है, दोनों सेम सही है। वुड यू ग्रांट मी लीव फॉर 10 days प्लीज, कुड यू ग्रांट मी लीव फॉर 10 days प्लीज, सेम कर सकते हो। वुड यू बी एबल टू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, कुड यू बी एबल टू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम। वुड यू प्लीज पास द बुक, कुड यू प्लीज पास द बुक। मैंने वहां पे नमक पास करवाया था, यहाँ बुक पास करवा दिया। पास करना, एग्जाम में पास नहीं करना, ऐसे इधर से उधर तक पास करना। गॉट इट? बोलेगा तो नहीं? बोलना नहीं, ठीक है? बहुत शानदार है। फिर आता है मेरे बच्चे इसके बाद अगले पार्ट पे, अनरियल सिचुएशन। इस पार्ट को मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, क्यों? मेरा एक वीडियो है कंडीशनल सेंटेंस, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। हमारे इसी चैनल पर है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एंड कंडीशनल सेंटेंस नाम का हमने एक टॉपिक पढ़ाया है, आपको मिल जाएगा इसी में। देखो, मैं चैनल पे गया, स्टडी मंच इंग्लिश बाय संदीप सर। ये जो पॉइंट यहां लिखा हुआ है ना, कंडीशनल सेंटेंस, ये घंटे भर का टॉपिक है। 1 मिनट में क्या समझा देंगे हम आपको यहाँ पे। इसलिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है, नीचे आना है, फाउंडेशन प्राइम फाउंडेशन इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाइए, फिर थोड़ा सा नीचे आइए,
आपको इसमें देखना है कहाँ पे है कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस थोड़ा ऐसे ही नीचे आते जाइए आते जाइए आते जाइए। ये प्रेपोजिशन है, फिर ये टेंस हो गया, टेंस हो गया, टेंस हो गया, प्रोनाउन हो गया, 75 यहाँ पे। अच्छा ये लाइनअप है, ठीक है ठीक है ठीक है। कंडीशनल है अभी देखो, ये सब प्रोनाउन है, फिल इन द ब्लैंक है बाबू, और कंजंक्शंस आ गया, एडजेक्टिव्स आ गए। भैया कंडीशनल का है नहीं दिख रहा है, प्लेलिस्ट में नहीं ऐड किया क्या इसको? ओ प्लेलिस्ट में ऐड नहीं है तो दूसरे तरीके से हम बताएंगे आपको, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। प्लेलिस्ट में ऐड नहीं है, लो भैया ये तो पोपट हो गया। फिर से आना बच्चे, फिर से आना ऐसे। इसमें आपको ये लाइव वाले सेक्शन में जाना है और ये नीचे स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, ये आपको साफ साफ दिख जाएगा। कुछ दिन पहले का वीडियो है, 1 घंटा 8 मिनट का है, कंडीशनल सेंटेंस 1 घंटा 8 मिनट पूरा पढ़ाया है मैंने। तो ये जो है आपके सामने रूल नंबर 3 दिख रहा है ना वुड का, इसके लिए 1 घंटा 8 मिनट का ये पूरा वीडियो आपको देखना है। ऐसे प्ले करोगे और फिर उसके बाद भैया ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और फिर ये एड आएगा तो एड हटा देना पहले, और फिर उसके बाद प्ले करके वीडियो देख लेना, ठीक है ना बच्चे? बोलोगे तो नहीं? देख लेना, ये काम का है, क्योंकि ये पॉइंट के लिए आपको वो 1 घंटा 8 मिनट पूरा देखना पड़ेगा। ये देखो ये ठीक, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, तो इसको पूरा देख लेना। चलो सो यहां तक करने के बाद अब आगे हम बढ़ेंगे बच्चे। ओके देन चलिए, ओके चॉइस, विश, लाइकिंग, हम जनरली लाइक और प्रिफर और लव के साथ वुड ही लगाते हैं, कोई और नहीं लगाते। जैसे वुड लाइक ही होता है, कुड लाइक नहीं होता, शुड लाइक नहीं होता, पुट लाइक नहीं होता, कुछ नहीं होता, वुड लाइक ही होता है, ध्यान रखें। तो यही किया गया है कि चॉइस, विश और लाइकिंग के लिए वुड का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल्स भी सबके डाल दिए मैंने आपको, आगे आ जाओ। अब देखो, एक तो था शुड, चाहिए के सेंस में, अगला है आपका मस्ट, और इसका भी मतलब चाहिए ही होता है, लेकिन इसमें और शुड में अंतर यह है कि यहां पे इसका मतलब चाहिए एक बार हम बोलेंगे जरूर, लेकिन सेंस निकल के आएगा चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, ऑप्शनल नहीं होता, कंपलसरी होता है तो हम मस्ट लगाते हैं। मस्ट का अर्थ होता है चाहिए, और ये कंपल्शन के लिए खासतौर पे यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यू मस्ट वॉक अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी, तुम्हें कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना चाहिए, राइट? यू मस्ट बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए, यानी चाहिए तो चाहिए। अब हिंदी में एक बार जरूर बोलोगे, लेकिन भाव आएगा कि बेटा तेरे पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि तू कुछ दोस्तों के लिए बेईमान हो जा, नहीं, यू कांट बी बेईमान, समझ रहे हो? यू विल हैव टू बी ट्रूथफुल टू एवरीवन, हर किसी के लिए होना पड़ेगा। यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, चॉइस नहीं है कि सैटरडे डाल देगा, नहीं डाल सकते, बाय फ्राइडे करना पड़ेगा। वी मस्ट ब्रिंग एन अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन, तो भैया ले लो जरूर। द मीटिंग मस्ट स्टार्ट एट 9 AM, पक्का है। शी मस्ट बी एट द एयरपोर्ट बाय नाउ, है ना? सो सब जगह पे कंपल्शन है दोस्तों, चीजें कंपल्सरी होती है तो वहां पे मस्ट लगाते हैं। और टू का भी अर्थ वही है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया अभी हिंदी में इसे भी हम चाहिए कहते हैं, लेकिन मेन इसका काम है मोरलिटी को लेकर, मोरल ड्यूटी है ना, मोरालिटी, मोरल ड्यूटी, उसके केस में थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ये तो हर किसी के लिए है। यू ऑट टू हेल्प दोज हु आर इन नीड एंड ट्रबल, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए जो नीड और ट्रबल में है। भैया तुम्हें सलाह दी जा रही है, लेकिन ये ऐसी सलाह है जो एक नैतिकता का भाव दर्शाती है। ऑट टू लगा दो, यू ऑट टू अपॉलोजाइज फॉर योर बिहेवियर, बिहेवियर के लिए तुम्हें अपॉलोजाइज करना चाहिए, ये भी तो नैतिकता है। शी ऑट टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स रेगुलरली, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हुए उसको जाते रहना चाहिए, ये भी तो नैतिकता है। वी ऑट टू हेल्प दोज इन नीड, ये भी आपकी नैतिकता है, ठीक है। हमेशा ought to, आप समझ में आ गया ना ought to, must and should में क्या डिफरेंस है? I hope you guys understood it completely. Now moving further, बहुत ही प्यारा सा मोडाल आ गया, that is need. So let me tell you my dear students, there are 3 modals which can be used in 2 ways.
मोडाल हैं तो मोडाल तरीके से तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं बाबू। तो हमें इनको यूज करते समय इस बात का बहुत ध्यान से करना पड़ता है। समझिए, नीड डेयर और यूज्ड टू फ्रेज बन जाता है और नीड डेयर मेन वर्ब बन जाता है। हाँ, अलग है कहानी है खेलने में इनके। देखो मेरे बाबू, नीड और डेयर के बारे में दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम, बस मीनिंग अलग है लेकिन रूल सेम है, सेम टू सेम। मैं आपको यहीं पे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा बस। आपका नीड और डेयर ये दोनों ही शब्द आपके दो तरीके से यूज होते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर ये हैं तो ऑब्वियसली मोडाल हेल्पिंग वर्ब ही होंगे और तो कुछ होगा नहीं, और दूसरा ये मेन वर्ब होगा। ठीक, ये खुद एक मेन वर्ब बन जाता है और हेल्पिंग वर्ब तो वही है, मोडाल में है, पढ़ा रहे हैं तो। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरे भाई, अभी तक आपने जितने भी मोडाल्स किए सबके डायरेक्ट बाद आपने क्या लगाया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक उसी प्रकार से जब ये वाला, इस वाले को भी आप मोडाल बना के लिखोगे तो इसके बाद भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाएगा। ठीक, अब आप पहचानोगे कैसे कि वो मोडाल है? उससे पहले ये वाला भी जान लो। अगर नीड और डेयर को मोडाल बना के यूज कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब बना के यूज कर रहे हो, तो इसके डायरेक्ट बाद, जैसे हर हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म है मोडाल में, वैसे इनके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगा केवल। लेकिन अगर आपने नीड डेयर को मोडाल नहीं बल्कि खुद मेन वर्ब बना दिया सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट पकड़ाया और उसके साथ नीड या डेयर को मेन वर्ब चिपका दिया आपने, तो ये मेन वर्ब बनने पर अपने बाद टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। क्या लेगी? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट, यानी केवल फर्स्ट नहीं टू भी साथ में लेकर आएगी। देख लो दोनों में बाबू, ये टू नहीं लेगा, ये टू लेगा, तो आपको पहचानना है कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। नहीं पहचान पाए तो आप समझोगे कैसे कि मैं टू हटाऊं कि टू लगाऊं? बहुत आसान है पहचानना। बाबू आप एक बात बताओ, मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया कि एक सब्जेक्ट होता है, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर नकारात्मक है तो यहां नॉट लगा देंगे, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। यही पढ़ाया ना बाबू? क्वेश्चन मार्क कहां लगा रहा हूं, फुल स्टॉप, यही पढ़ाया ना। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की एक पोजीशन हम इससे भी समझ सकते हैं कि तुम्हारे नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब है और नॉट के बाद मेन वर्ब है। तो अगर सेंटेंस में नॉट भी दिया हुआ है नीड और डेयर के इस्तेमाल वाले में, तो नीड डेयर अगर पहले लिखा हुआ हो नॉट से, यहां पर लिखा हो, मान लीजिए मैं नीड का एग्जांपल ले लेता हूं, नीड के बाद नॉट है, तो मतलब ये नीड तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और अगर तुमने नॉट के बाद नीड लिखा हुआ है तो बेटा नीड तुम्हारी मेन वर्ब हो जाएगी। तो एक तो तुम नॉट से पहचान सकते हो। हमारी इन 5 एग्जाम्पल्स में 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें नॉट लिखा हुआ है, देखिए यहां पे भी और एक यहां पे भी। यहां पर नॉट से पहले नीड है, यहां पे नॉट के बाद नीड है। आसान हो गया ना? तो जहां पे नॉट से पहले नीड है, नॉट से पहले नीड का होना उस नीड को हेल्पिंग वर्ब बनाता है, यानी ये मोडाल हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहां पे, तो केवल फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि टॉक के साथ टू नहीं लगेगा, और आप देखो यहां पे नहीं लगाया हमने, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। आसान लगा? और दूसरे वाले में नॉट के बाद नीड आया, तो ये बाद में नीड आया तो मेन वर्ब हो गया। अब हमने क्या बताया कि एज अ मेन वर्ब होगा तो टू लिखकर फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। देखिए ना बाबू, टू लिखकर, टू टॉक है, केवल टॉक नहीं है, टू टॉक है, और ऊपर वाले में केवल टॉक है। आप बारीकी से समझो इस गेम को, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर इसके बाद हमने 2 सेंटेंसेस इंटरोगेटिव के लिखे हुए हैं। हम इंटरोगेटिव में शुरुआत किससे करते हैं? ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे ना, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे। इंटरोगेटिव हमारा मेन वर्ब से तो नहीं शुरू हो सकता ना बाबू, तो अगर शुरुआत में ही नीड डेयर आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब है। जैसे यहां पर देखिए नीड शुरू में आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। यहां पे तो केवल टॉक आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब में तो केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन दूसरे इंटरोगेटिव में डज हेल्पिंग वर्ब है रे बबुआ, सब्जेक्ट के बाद वाला तो मेन वर्ब होता है ना, देखना यहां पे, तो ये वाला जो नीड है ये मेन वर्ब है। अब इसके साथ तुम्हें टू टॉक लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? और एक 5वां है मेन वर्ब की एस या ईएस की फॉर्म, या अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो फर्स्ट फॉर्म, ये तुम्हारी मेन वर्ब ही होती है।
क्या किसी हेल्पिंग वर्ब में एस लगाओगे क्या? तुम कैन में एस लगाओगे क्या? कैंस लिख दोगे क्या? हाँ, शुड में शुड्स लिख दोगे क्या? SHOULDS शुड्स लिखोगे क्या? नहीं ना। तो नीड्स कैसे लिख दोगे हेल्पिंग वर्ब होता तो? इसका मतलब ये भी मेन वर्ब है, और ये भी मेन वर्ब है, तो इसके साथ भी 2+V1 लगा दीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मैं आपको समझा पा रहा हूं अपनी बातों को, हाँ या ना? आई होप आपको चीजें आसान लगने लगी होगी कि नीड और डेयर में क्या करना है। बंदा सिंपल सा फंडा है। तो इस तरीके से ये पूरा नीड है, और सेम कॉन्सेप्ट डेयर का है। सेम कॉन्सेप्ट कि आपका ये डेयर जब हेल्पिंग वर्ब बन के आएगा तो केवल फर्स्ट फॉर्म, और जब मेन वर्ब बन के आएगा तो 2+ फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सा फंडा है। अच्छा, एक और बात, आप ये मत सोचना सर ये टू तो लगाए हो, अरे बबुआ ये टू ऑब्जेक्ट के साथ है, मैं बात इन्फिनेटिव की कर रहा हूं, वर्ब की कर रहा हूं। उस ऑब्जेक्ट से क्या लेना देना है? कुछ नहीं लेना देना उससे। आपको केवल मेन वर्ब तक रहना है, ऑब्जेक्ट में मत घुसना कि अरे सर टू लगा तो है। मैंने थोड़ी ये कहा कि सेंटेंसेस से टू हटाना है, मैंने कहा उसके साथ 2+ फर्स्ट फॉर्म या बिना टू के फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म होती है क्या? नहीं ना। हाँ, ध्यान रखिएगा। चलो, नीड और डेयर हो गए, एग्जांपल इसका चेक कर लेना अपने से, सेम है। एक लास्ट है यूज्ड टू, लास्ट मोडाल है आपका यूज्ड टू, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। मैंने अभी तक आपको जितने भी मोडाल्स पढ़ाए उनको कैसे, जैसे आप देखो, आपको मैंने लिखा आई कैन डू इट, तो मैंने कैन को किसके डायरेक्ट बाद लिखा? सब्जेक्ट लिखा और डायरेक्ट बाद हमने कैन लिखा, तो हम कह सकते हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब है तो डायरेक्ट बाद ऑब्वियसली होना चाहिए। तो यूज्ड टू दो तरीके से यूज होता है। आपने सब्जेक्ट लिखा और डायरेक्ट बाद यूज्ड टू लिख दिया, लिख दो, तो सब्जेक्ट हो गया, और डायरेक्ट बाद लिखोगे तो हेल्पिंग वर्ब होगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बगल में सबकी तरह फर्स्ट फॉर्म लगाओ ना भाई, सबकी तरह फर्स्ट फॉर्म लगाओ ना। लेकिन आपने इसके साथ खेला कर दिया। मान लो आपने सब्जेक्ट लिखा और यूज्ड टू लिखने के बजाय आप कुछ इज एम आर वॉज वर लिख दिए आप, और फिर यूज्ड टू लिखे, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब तो ये हो गई ना, इज एम आर वॉज वर वो हेल्पिंग वर्ब हो गई ना। तो यूज्ड टू क्या हुआ? ये फ्रेज हो गया, और एज अ फ्रेज यूज्ड टू के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये लॉक करिए दिमाग में मेरे प्यारे भाइयों। आइए एग्जांपल से समझते हैं। माय मदर लिखा सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू लिख दिया। इसका इस्तेमाल होता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए। मैं ये किया करता था, जाया करता था, हर मंगलवार मंदिर जाया करता था, अपने उसका आदर किया करता था, मैं रात रात भर पढ़ा करता था। ये बीते हुए समय में पास्ट में हैबिट कुछ हो तो देखो, सब्जेक्ट लिखा, डायरेक्ट बाद यूज्ड टू लिखा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। ही यूज्ड टू डायरेक्ट बाद लिखा तो फर्स्ट फॉर्म इसके बगल में। शी यूज्ड टू डायरेक्ट बाद लिखा तो फर्स्ट फॉर्म। वी यूज्ड टू डायरेक्ट बाद लिखा तो फर्स्ट फॉर्म। सब जगह फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, राइट? समझ गए? वहीं पर ही इज यूज्ड टू लिख दिया आपने, तो अब यूज्ड टू तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अब ये हो गया फ्रेज, अब फर्स्ट फॉर्म नहीं आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, यही सर, ये वाला पॉइंट वही लिखा हुआ है, ठीक, जो मैंने अभी समझाया। नाउ माय ब्रदर इज यूज्ड टू, अब आपने नाउन लिख दिया तो कोई बात नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि फिर यूज्ड टू के बाद वर्ब नहीं आती, नाउन आता है। अब ये नाउन चाहे मेन वर्ब के फॉर्म में लिखोगे तो आईएनजी बन जाएगा, या तो कोई भी नाउन लिख दो, जैसे मैंने यहां पे बाटी चोखा लिख दिया। गॉट इट? सिंपल सा फंडा है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड होती है, आगे पढ़ाऊंगा इसी वर्ब चैप्टर में दोस्तों। सो ये रहे हमारे सारे मोडाल्स। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा, मुझे बताइएगा जरूर दोस्तों। कल सुबह 8 बजे वर्ब की क्लास नंबर 2 होगी। क्लास नंबर 1 में हमने हमारे सारे मोडाल्स पढ़े, तो जब क्लास नंबर 2 शुरू करूंगा ना, तो सबसे पहले इन्हीं मोडाल्स पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। तब तक आप इन मोडाल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर डालिए, सारे रिवाइज हो जाए, फिर कल आप मेरे साथ पहले उनकी प्रैक्टिस कर लो और फिर मेन वर्ब में एंटर करो। तो वर्ब का मेन वर्ब सेक्शन, वर्ब चैप्टर में मेन वर्ब आप पढ़ेंगे मुझसे कल, ठीक है? भूलिएगा नहीं, टाइम से आना सुबह 8 बजे दोस्तों। सो जब ये हम वर्ब कंप्लीट कर लेंगे तो वर्ब पर 75 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के शानदार शानदार चुन चुनकर प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड मिक्स करके प्रैक्टिस कराऊंगा। ये प्रैक्टिस होगी आपकी कुछ दिनों बाद, हफ्ते भर के बाद, ठीक है दोस्तों? सो पहले इसको अच्छे से लॉक करो दिमाग में,
और तैयार रहिएगा वर्ब चैप्टर पे प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों। हर एक एग्जाम की जान है फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस 75 की सीरीज। मेरे बच्चे पीडीएफ यहां से डाउनलोड करते चलिए आप सभी। कहां से? यहां से स्टडी मंच संदीप, ये जो आपका टेलीग्राम है मेरा, ये स्टडी मंच संदीप, यहां से सब जगह पीडीएफ अवेलेबल है। साथ में दोस्तों ज्वाइन करिए इंस्टाग्राम हैंडल संदीप केसरवानी 11 जरूर से जरूर। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को इतना बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं, कोई भी पेड बैच अलग से तो निकाला नहीं, तो हमारे पास कोई बैच का कोई अलग से सोर्स नहीं है कोई इनकम का। इसलिए आप सभी को एक सलाह है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस सेशन को लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो देश में लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेड बैच ना अफोर्ड कर पाने की वजह से पेड बैच नहीं पा पाते। मैंने सोचा कुछ यूट्यूब पे ही पेड बैच निकालते हैं, और निकाल दिया दोस्तों। लाइफ में कुछ अलग करने का मन किया और कर दिया। आप सभी का सपोर्ट चाहिए, कुछ ना कुछ फीस जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जरूर से जरूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर दीजिए। अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, और चीजें स्मूथली रन कर पाएंगे हम भी दोस्तों। आप भी समझते हैं दिल्ली जैसे शहर में रहना, जहां पे आपके पास अपना खुद का घर ना हो, तो दोस्तों थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता ही है ना यार। सो प्लीज स्कैन करें और कुछ कंट्रीब्यूट कर दें। घर पे डिस्कस करके करें, मैं ये नहीं कह रहा आप करें, आप घर पे डिस्कस कर लें मम्मी पापा से, और खुद आप फिर डिसाइड करें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, और हमारे इस परिवार को ग्रो करने के लिए भी दोस्तों। ठीक है, चलिए जरूर कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा? मजा आया ना? सब्सक्राइब करो यार, क्यों नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब? करो करो करो, फटाफट करो, है ना। सब्सक्राइब की बटन दबानी है बस, और बेल आइकन दबाना है बगल में। ठीक है, कैसी लगी क्लास? कमेंट भी नहीं करते कुछ बच्चे, आते हैं पढ़ते हैं चले जाते हैं, मजा आता है लेकिन बताते नहीं। हमें भी तो मजा आना चाहिए कमेंट्स पढ़ के। कमेंट करके बताएं कैसी लगी ये क्लास। अच्छी लगी लाइक दबा के जाए, लाइक की बटन, बिना लाइक दबाए जाना नहीं है। और यार शेयर किए बिना ऐसे ही चले जाओगे क्या? कम से कम 50 लोगों को तो शेयर ही कर दो यार, कम से कम 50 नहीं तो मिनिमम 10 तो कर ही सकते हैं ना। 10 लोगों को शेयर करो जरूर से जरूर। ठीक है, चलो अभी के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद।